नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में किस तरीके से सीटों का निर्धारण होता है कि कौन सी सीट किस कैटेगरी के लिए आरक्षित रहेगी और कौन सी सीट अनारक्षित रहेगी। हमारे संविधान ने कुल मिलाकर 23% आरक्षण SC/ST वर्ग को दे रखा है और कुल 27% आरक्षण OBC वर्ग को दे रखा है। तो जब भी सीटों का निर्धारण होता है कि कौन सी सीटें SC/ST के लिए रहेंगी, कौन सी सीटें OBC के लिए रहेंगी, इसके लिए मैं हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 200 सीटें नगरपालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु निर्धारित हैं, जो कि 200 सीटें हैं जो कि नगरपालिका अध्यक्ष जहाँ पे बनाया जाता है। उन 200 सीटों में से 23% आरक्षण यदि SC/ST वर्ग का निकाल दिया जाए तो कुल मिलाकर 46 सीटें होती हैं और 27% आरक्षण यदि OBC वर्ग का निकाल दिया जाए तो ये 54 सीटें होती हैं। तो 23% आरक्षण 200 में से निकाल के जो 46 सीटें बन रही हैं, तो 46 सीटें तो SC/ST वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगी और कुल मिलाकर 54 सीटें OBC के लिए रिजर्व रहेंगी। लेकिन ये कौन सी 46 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व रहेंगी, कौन सी 54 सीटें OBC के लिए रिजर्व रहेंगी, ये कैसे तय होता है? ये ऐसे तय होता है कि एक आधार वर्ष मान लिया जाता है और उस आधार वर्ष में जो पूरे उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाएं हैं, उस नगरपालिका की प्रत्येक सीट की गणना रहती है कि इस सीट पर कितने SC/ST वर्ग के लोग रहते हैं, कितने OBC वर्ग के लोग रहते हैं, कितने सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। तो पूरी 200 सीटों का खाका जो निकाय तंत्र होता है उनके पास रहता है। तो जो 46 सीटें आरक्षित करनी है तो वो उन 46 सीटों को आरक्षित किया जाएगा जो कि टॉप 46 आबादी जिसमें SC/ST की रहती है। और जब वो 46 सीटें हो जाती हैं उसके बाद ये देखा जाता है टॉप 54 आबादी जहाँ पर OBC रहती है, तो वहाँ पे OBC के लिए हो जाता है। बकाया आरक्षण सामान्य के लिए रहता है और जो महिलाओं का आरक्षण है वो इन तीनों कैटेगरी में बराबर से रहता है कि सामान्य में भी 33% महिला आरक्षण का रहेगा, OBC में भी 33% आरक्षण महिला का रहेगा, SC/ST में भी 33% महिला आरक्षण का रहेगा। इस तरीके से ये सीटें जो अपना क्रम बनाती हैं, इसी क्रम से सीटों का रिजर्वेशन तय होता है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि चक्रवार आरक्षण क्या होता है। चक्रवार आरक्षण वो होता है कि इसमें क्रम होता है कि सबसे पहले SC महिला, उसके बाद SC, उसके बाद OBC महिला, उसके बाद OBC, फिर सामान्य महिला, फिर सामान्य। तो एक क्रम होता है कि एक समय जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में जो सीट SC महिला थी वो सीट SC हो जाएगी, जो सीट SC थी वो OBC महिला हो जाएगी, जो सीट OBC महिला थी वो OBC हो जाएगी और जो सीट OBC है वो सामान्य महिला हो जाएगी, जो सामान्य महिला है वो सामान्य हो जाएगी, जो सामान्य वो SC महिला हो जाएगी। इस तरीके से ये चक्रवार आरक्षण का क्रम है वो चलता है। तो इस तरीके से अब तक आप ये समझ गए होंगे कि चक्रवार आरक्षण क्या है और किस तरीके से कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित किस तरीके से की जाती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि जो आरक्षण प्रक्रिया है वो आरक्षण प्रक्रिया एक संविधान द्वारा दिया गया एक ऐसा हथियार है जिसमें सभी वर्गों को समान रूप से लाभ और पाने का और प्रतिनिधित्व करने का एक तरीके से अधिकार प्रदान किया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई वर्ग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल सामान्य की संख्या अधिक है, उसके बाद SC सीट आ गई है, कैसे आ गई है? वो ऐसे होता है कि जब हमने आपको बताया था कि 23% टॉप 23% जो सीटें हैं आबादी वाली SC/ST के लिए, उसमें
सबसे पहले SC/ST के लिए रिजर्वेशन हो जाता है। अगले चुनाव में क्या होगा कि अगले चुनाव में उन 23% सीटें जो हैं, जो कि 46 सीटें थीं, उन 46 सीटों के बाद देखा जाएगा कि उन 46 सीटों के बाद अगली 46 सीटें कौन सी हैं जिनमें इन सीटों से कम आबादी है SC/ST की, उसके बाद उससे कम आबादी, उसके बाद उससे कम आबादी है। इस तरीके से अगली बार जो 46 सीटें अभी रिजर्व की गई थी उन्हें रिजर्व नहीं किया जाएगा, अगली बार उसके बाद की जो 46 सीटें कम आबादी वाली हैं SC/ST के लिए, वो 46 सीटें अब की जाएंगी, उसके बाद अगली की जाएंगी। इस तरीके से एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सबसे कम SC/ST की जहाँ आबादी थी वहाँ पे SC/ST के लिए वो सीट रिजर्व हो जाएगी, और जहाँ पे अन्य वर्ग की आबादी ज़्यादा है अन्य वर्ग के लिए वो रिजर्व नहीं रहेगी। इस तरीके से लोग इसको विसंगति के रूप में देख सकते हैं, लेकिन ये संवैधानिक तरीके हैं, इसमें विसंगतियाँ नहीं हैं। यदि अच्छे से देखा जाए तो कोई विसंगति नहीं है, और बस हम आपको साधारण शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे थे, और हमें लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।